हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्ट्रा कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सॉल्यूशंस के पीवाईक्यू जो 2021 के हैं। इससे पहले हम लोगों ने ऑर्गेनिक के पीवाईक्यू सारे 12th के खत्म कर दिए हैं। अब 3-4 चैप्टर्स के बचे हैं, वो भी जल्दी से करके खत्म करके फिर 2024 के पीवाईक्यूज पे हम लोग पहुंच जाएंगे। कितने लोग 2024 के पीवाईक्यूज चाहते हैं? जनवरी अटेम्प्ट के कर रखे हैं, अप्रैल अटेम्प्ट के करने हैं, तो कितने लोग चाह रहे हैं कमेंट करके बताएं। और कितने लोगों ने क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया? क्रैश कोर्स बहुत फायदा करेगा। अगर नहीं ज्वाइन किया है तो कर लो ज्वाइन इमीडिएटली, क्योंकि 20 तारीख के बाद उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। फिर मत परेशान होना, ठीक है? और जैसा कोई दिक्कत हो तो वो मेरे को टेक्स्ट करके बताए कि सर की फाइनेंशियल दिक्कत है, तो उसके लिए भी हम लोग रेजोल्यूशन कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है? तो ऐप डाउनलोड करो और भाई बिल्कुल सिंपल है, अपना तो तरीका है ना। और हम लोग बात आगे करना शुरू करते हैं। तो हमें ये पता है कि पीवाईक्यू सारे कहाँ पे मिल जाएंगे। हमें dextercamp.in पे फ्री में मिलना है, वहाँ से हम लोग जाके पीवाईक्यूज को अवेल कर लेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं स्ट्रेट अवे, सीधे कहानी पे आप लोग आ जाते हैं। किसकी? सॉल्यूशंस के क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज 70 टॉर एंड दैट ऑफ मिथाइल बेंजीन इज 20 टॉर। ठीक है, टॉलुइन का दे रखा है और बेंजीन का हमें वेपर प्रेशर दे रखा है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज एट द अबव इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड मिथाइल बेंजीन इज। ठीक है, तो अगर हम ये मान लें इक्विमोलर मिक्सचर है, तो यहाँ पे हम लिख लें क्या कि मोल्स ऑफ बेंजीन आ जाएंगे। वो आगे मान लिया कि इक्विमोलर मिक्सचर है, तो दोनों के 1-1 मोल थे, हमने मान लिया, तो ये आगे 1/2। हमने क्या कर लिया, लेट एन ऑफ बेंजीन मोल्स ऑफ बेंजीन कितने ले लिए? 1 मोल। और मोल्स ऑफ टोलुइन मिथाइल बेंजीन दी हुई है, उसका भी हमने 1 मोल ले लिया। ये हमने मान लिया, ठीक है। ये माना इसलिए क्योंकि मोल फ्रैक्शन हमें निकालने में आसानी होगी। तुम एक्स भी मान सकते हो, तो x/2 लिखेंगे, फ्रैक्शन में वो कट ही जाने हैं, ठीक है। तो हाफ मोल्स आ गए बेंजीन के, और टोलुइन के कितने आ गए? टोलुइन के आगे 1/2। टोलुइन को ही हम क्या कर रहे हैं, टोलुइन इज सेम एज मिथाइल बेंजीन, अगर भाई किसी को ना पता हो तो। टोलुइन इज सेम एज मिथाइल बेंजीन, ठीक। तो ये बात अगर ना पता हो तो सिंपली पता लग सकती है। तो ये हाफ ऑफ मोल्स आ गए। अगर हाफ मोल्स आ गए इसके, तो हम निकाल लें कि पी टोटल कितना आएगा। पी टोटल क्या होता है? पी टोटल होता है एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट के बराबर, ठीक। तो ये हो गया, एक्स ए की वैल्यू हाफ है, पी ए नॉट हम मान लेते हैं, ए हमारा क्या है, बेंजीन है, और बी मान लेते हैं टोलुइन है, ठीक। ए बेंजीन है और बी क्या है, टोलुइन है। तो एक्स ए की वैल्यू होगी 1/2। मोल फ्रैक्शन अगर निकालेंगे, और वेपर प्रेशर कितना दे रखा है, 70 टॉर। तो 70 प्लस 1/2 इंटू 20, तो ये आ गया 35 प्लस 10, यानी कि 45 आ गया क्या हमारा पीटी। अब हमसे पूछ रहा है क्या कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज पूछ रहा है। जब वेपर फेज में हमसे मोल फ्रैक्शन पूछा जाता है, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं? मैंने भाई इसके लिए तो सॉल्यूशंस की तुम्हें एक वो भी दी थी ना, फॉर्मूला शीट, उसमें सब कुछ लिखा था। तो वो अगर हम इसके लिए वेपर फेज में फॉर्मूला ये लिख यूज करें, तो वाई ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ऑफ किसका पूछ रहा है? ऑफ बेंजीन ही पूछ रहा है, तो लिख लें क्या, एक्स ए पी ए नॉट डिवाइडेड बाई पी टी, यही तो होता है। फॉर्मूला सीधा यूज कर लिया हम लोगों ने। भाई फॉर्मूला याद होगी तो आधे से ज्यादा सवाल तो निकल ही आएंगे। तो एक्स ए पी ए नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 इंटू 70 डिवाइडेड बाई पी टोटल की वैल्यू 45 है, तो ये आ गया कितना, 35/45। तो 7 से काट दें, 5 से काटते तो 5 7 35, 5 ने 45, तो ये आ जाएगा 0.784, ठीक। 0.784 को अगर हम लिख दें तो इसे क्या लिखेंगे, अगर इंटीजर में लिखना है तो 78.4 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं, या फिर अगर हम इसका आंसर लिखें तो क्या लिख दें, सीधे 78 लिख देंगे। इसे अगर हम इसमें लिखें नोटेशन में, तो 78.4 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं, या फिर हम 78 इसका डायरेक्टली आंसर इंटीजर में मार्क कर सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, कोई समस्या नहीं आ रही। फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए, फॉर्मूला नहीं याद हुआ तो दिक्कत है, फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं। और एक नहीं, बहुत सारे सवाल सेम पैटर्न पे ही इसी के ही आए हुए हैं, पूछे गए हैं, तो उन्हें हम लोगों को करना सॉरी जरूरी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा था वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एट 90 mm ऑफ मर्करी एंड 15 mm ऑफ मर्करी रिस्पेक्टिवली। इफ ए एंड बी आर मिक्स्ड सच दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द मिक्सचर इज 0.6, देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है एक्स ए की वैल्यू दे रखी है 0.6। तो एक्स बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स बी की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एक्स ए के बराबर, क्योंकि बाइनरी सोल्यूशन है, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, 0.6, यानी कितना हो गया, 0.4, ठीक है। अब हमें पी टोटल निकाल लेना चाहिए। पी टोटल किसके बराबर हो जाएगा भैया? एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा?
एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट के बराबर हो जाएगा। एक्स ए की वैल्यू जरा पुट करो, एक्स ए की वैल्यू कितनी होगी 0.6 इंटू पी ए नॉट की वैल्यू कितनी होगी 90 प्लस एक्स बी की वैल्यू कितनी होगी 0.4 इंटू 15। तो इसे जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9×54 प्लस 15×60, तो ये आ गया 60। तो हमसे क्या पूछा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज पूछा है, तो वाई बी की वैल्यू पूछी है, वाई बी विल बी इक्वल टू एक्स बी पी बी नॉट डिवाइडेड बाई पी टी। सेम फॉर्मूला फिर से यूज कर लिया, तो एक्स बी पी बी नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है 0.4 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 60, तो ये आ गया 6/60 यानी कि 0.1। और हमें इसमें नोटेशन कौन सी यूज करनी है 10⁻⁻1, तो इसे हम क्या लिखते हैं 1 इंटू 10⁻⁻1, तो आंसर कितना है इसका मार्क कर देंगे, आंसर वैल्यू आ जाएगी 1x की। ठीक है, समझ में आ गया सवाल। सेम सवाल है, पहला और दूसरा सेम क्वेश्चन है, आराम से देखो। देखो अगर तुम्हें इन सवालों को करने में बहुत दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल है जिसे डेवलप किया जाता है, और क्रैश कोर्स में हम उसे डेवलप करवा के रहेंगे तुमसे। हर वीडियो, हर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन होगा, और लाइव डिस्कशन में यू कैन आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज यू वांट। उसका ड्यूरेशन केवल स्टार्टिंग टाइम होता है, फिक्स टाइम, एंड टाइम नहीं होता। तो अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो यार जल्दी ज्वाइन कर लो, नहीं तो फिर मतलब मौका निकल जाएगा फिर। मतलब जितना देखो तुम, क्रैश कोर्स का फायदा ये है कि तुम्हें अलाइन कर देगा, ओरिएंट कर देगा। और दिवाली के बाद क्यों ज्वाइन करना है यार, सारी क्लासेस का फायदा उठाओ ना, ज़्यादा पैसे भी दोगे कम क्लास भी लोगे, क्या फायदा है। इसीलिए अभी ज्वाइन करो अगर ज्वाइन करना चाहते हो। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग 0.06 मोलर सोल्यूशन हैज द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट उसका होगा जिसके लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ठीक, तो लिख देते हैं ग्रेटर द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ आई यानी कि वांट ऑफ फैक्टर, lower will be the freezing point and greater will be the boiling point। क्योंकि डिप्रेशन क्या करेगा, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट को बढ़ा देगा आई बढ़ने से, तो ग्रेटर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ग्रेटर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। तो आंसर क्या आ जाएगा, इसके लिए आई की वैल्यू देखो कितनी आएगी, ये अगर ब्रेक करेगा तो किसमें टूटेगा, मैं यहीं पे ब्रेक करके लिख दूं। अगर ये टूटेगा तो क्या टूटेगा 2Al प्लस 3 प्लस 3SO4 2 माइनस में, यानी इसके लिए आई की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। इतने में ही सॉल्व हो जाएगा। ये तो है क्या ग्लूकोज या फ्रक्टोज, ग्लूकोज है या फिर फ्रक्टोज है, मतलब इन जनरल मान लेते हैं, बाकी हेल्डो एक्सोस है। ठीक, तो इसके लिए आई की वैल्यू कितनी होगी 1। के आई को जब ब्रेक करोगे तो बेटा के आई को ब्रेक करके के प्लस और आई माइनस बनेगा, तो इसके लिए आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। सिंपल है। और K2SO4 को ब्रेक करोगे तो K2SO4 ब्रेक कैसे होगा, के प्लस में होगा 2 के प्लस होगा और SO4 2 माइनस में होगा, तो इसके लिए आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके लिए आई की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक, तो आई की वैल्यू मैक्सिमम किसके लिए आ रही है, आई की वैल्यू मैक्सिमम Al2SO4 होल्ड है इसके लिए आ रही है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, आसान सवाल, आसानी से हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड इज 0.72 ग्राम्स पर लीटर। ठीक, द मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड इज, हमें 10⁻³ के ऑर्डर में बतानी है, तो सिंपल मोलरिटी का सवाल है, ग्राम पर लीटर में दिया है। ठीक है, तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने हो गए, मोल्स ऑफ ग्लूकोज जो हो गए वो कितने हो गए, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास, यही तो फॉर्मूला है मोल्स का, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो गिवन वेट है कितना 0.72 अपॉन मोल्स कितने हो गए, मोलर मास कितना हो गया ग्लूकोज का 180। ठीक, तो इसे जरा सॉल्व कर दो, तो इसे लिख लो 72 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 18, क्योंकि हमें 10⁻³ के ऑर्डर में चाहिए, तो आंसर यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, तो ये आ गया 4 इंटू 10⁻³ मोल्स आ गए कितने लीटर में, मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर। सो मोलैरिटी कितनी आ गई, मोलैरिटी होती क्या मोल्स पर लीटर, मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो ये आ गया 4 इंटू 10⁻³ मोलर। तो आंसर हम क्या लिख देंगे, आंसर यहाँ पर लिख देंगे 4।
आसानी से समझ में आ जाना चाहिए, कोई इसमें गड़बड़ या बड़बड़ी की बात है नहीं। सिंपल सवाल है यार, इसमें तो क्या ही कर सकते हो, इससे सिंपल तो क्या ही मेन से पूछेगा। इससे तो फिर लॉलीपॉप दे दे, चूस के बता दो खट्टी है कि मीठी है कि नहीं। चलो अगला क्या कह रहा है, CO2 is bubbled through a solution water during a soft drink manufacturing process at 298 Kelvin. If CO2 exert a partial pressure of 0.835 bar, then X millimoles of CO2 would dissolve in 0.9 liter of water. The value of X is। अब ये सिंपल अगर हम बात करें तो CO2 अगर हमें पार्शियल प्रेशर दे रखा है और हेनरीज लॉ कांस्टेंट भी दे रखा है हमें, तो ये हेनरी लॉ का क्वेश्चन है। हेनरी लॉ क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू KH। तो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू दे रखी 0.835 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन कितना आ गया, मोल फ्रैक्शन आ गया हमारे पास x इंटू 10⁻⁻³ ठीक, x इंटू 10⁻⁻³ डिवाइडेड बाय किसमें है, 0.9 लीटर वाटर में है। तो इसका अगर हम इसे ध्यान से देखो तो क्या रखा है कि CO2 is bubbled through water software manufacturing 298 Kelvin if the then x millimoles of CO2 is dissolved in 0.9 लीटर ऑफ वाटर। 0.9 लीटर ऑफ वाटर का मतलब है मोल फ्रैक्शन कितना आ गया इसका, ऐसा लिख लो। मोल फ्रैक्शन इसके कितने आ गए, हमने मान लिया कि इसके मोल्स क्या थे, इसके मोल्स थे x डिवाइडेड बाय वाटर के मोल्स कितने आएंगे 900 डिवाइडेड बाय 18 ठीक। और इसके हमें क्या निकालने हैं, x मिलीमोल्स है तो मिलीमोल्स है तो 10⁻³ ले लिए ठीक, इनटू इसकी वैल्यू कितने दे रखी है हेनरी लॉ कांस्टेंट की इनटू 10⁻³ तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये 18 से कैंसिल हो गया, ये 50 आ गया ठीक। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 50 इंटू 0.835 डिवाइडेड बाय 1.67 ठीक। तो इससे अगर हम डेसिमल उड़ाना शुरू करें तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दें, इस जीरो से ये जीरो गया और ये एग्जैक्टली 5 टाइम्स है, तो ये आ गया कितना 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई, और आंसर सीधे हम क्या लिख देंगे 25 लिख देंगे। बात समझ में आया, क्योंकि मिलीमोल्स दे रखे थे इसलिए हमने x की वैल्यू जो यूज की वो x इंटू 10⁻³ यूज की। और ये 900 कहाँ से आया है, 900 आया है मास ऑफ वाटर दे रखा है, मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा 0.9 लीटर मतलब 900 ml, यानी कि 900 ग्राम्स ठीक। और 18 क्या है, मोलर मास ऑफ वाटर। बात बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, तसल्ली से सवाल को धीरे धीरे लिखना है, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, आसानी से बात बिल्कुल समझ में आएगी ठीक है। साथ साथ है ना सब लोग भाई, यहाँ तक कमेंट करके बताओ अगर लोग देख रहे हैं तो बिल्कुल साथ साथ चलना चाहिए हमारे। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है व्हेन 3 grams of a substance X is dissolved in 100 grams of CCl4 it raises the boiling point by 0.6 the molar mass of the substance X is। तो सिंपल बात है कि अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है तो हमें डेल्टा TB इज इक्वल टू होता है KB इंटू क्या मोलैलिटी, KB इंटू मोलैलिटी होता है, और इंटू आई भी लिख लो क्योंकि आई की वैल्यू क्या है 1 ले लेते हैं क्योंकि हमें कुछ नहीं दिया हुआ है। तो डेल्टा TB हमें दिया है 0.60 इज इक्वल टू KB की वैल्यू दी है 5 ठीक, इनटू कितने लिए हैं 3 ग्राम लिए हैं, इनटू किसमें मोलर मास इसका हमें पता नहीं, और यहाँ पे लिख लिया 100 मोलैलिटी में, और ये तो ऊपर आ गया 1000, तो इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया 10। तो जो मोलर मास आ गया वो आ गया 5 इंटू 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 0.6 ठीक। तो 0.6 को यहाँ से एक हमने जीरो बढ़ा दिया, ये 2 हो गया, ये 50 हो गया। तो इस सबको पूरे को सॉल्व कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 250 ग्राम पर मोल आ जाएगा आंसर ठीक। तो आंसर क्या आ गया 250 लिख देंगे। सिंपल सवाल है ये, तो स्टोइशियोमेट्री वाले सवाल है, लिक्विड सोल्यूशन में तो इससे कोई दूर दूर तक लेना देना है नहीं, मतलब सिंपल है, मतलब लिक्विड सोल्यूशन नहीं है लेकिन है तो सिंपल ना यार ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, 6 के बाद 7 नंबर पे आ जाते हैं। 30 क्वेश्चंस हैं तो आराम से डिस्कस कर रहे हैं। कह रहा है कि 1.46 ग्राम ऑफ बायोपॉलीमर dissolve in a 100 ml of water at 300 Kelvin exert a osmotic pressure of this the molar mass of the biopolymer। तो तुम्हें ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है, वेट दे रखा है, वाटर कंसंट्रेशन निकालने के, बस मोलर मास नहीं पता, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, हम यूज कर लेंगे पाई इज इक्वल टू CRT ठीक। ICRT यूज करेंगे और आई की वैल्यू कितनी ले लेंगे 1। पाई की वैल्यू हमें दे रखी है 2.42 इंटू 10⁻³ बार दे रखी है। आई की वैल्यू 1 हो गई, सी की वैल्यू हो गई 1.46 डिवाइड बाई मोलर मास इंटू कंसंट्रेशन है 100 इंटू 1000
भाई मोलैरिटी निकाल देंगे, और आर की वैल्यू भी देखो तुम्हें बार में दे रखी है, तो ज़्यादा लफड़ा करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, टेम्परेचर दे रखा है 300। ठीक, तो ये 10 टाइम्स हो गया सीधे। तो m की वैल्यू लिख लें, m की वैल्यू आ जाएगी 1.46, 1.46 को मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधे, तो 1 कितना आ जाएगा 14.6 इंटू 0.083 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 2.42 इंटू 10⁻³ ठीक, इन सबको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दो, सबको खत्म करते, तो यहाँ से 2 जीरो हटाते हैं, ये डेसिमल हटाते हैं, ये डेसिमल हटाते हैं, ये डेसिमल हटाते हैं, सारे हट गए देखो डेसिमल। तो ये आ गया कितना 146 इंटू 83 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 242 इंटू 10⁻³ इसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दोगे, भाई ये तो करना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो अपने आप करनी ही चाहिए सारे लोगों को। तो जब कैलकुलेशन कर दोगे तो ये आ जाएगा 150.22 इंटू 10⁻³ यानी कि 15.02 इंटू 10⁻⁴ ग्राम्स पर मोल, क्योंकि हमें 10⁻⁴ के ऑर्डर में निकालना है, तो आंसर हम कितना लिखेंगे यहाँ पे 15 लिखेंगे, नियरेस्ट इंटीजर पे हमें राउंड ऑफ करना था तो सीधे राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल को तसल्ली से लगाना है, बस कैलकुलेशन वाले हैं तो कैलकुलेशन तो यार करनी ही पड़ती है और कोई रास्ता नहीं है। क्या कर रहा है कि इन अ सॉल्वेंट 50% ऑफ एसिड HH डाइमराइजेस एंड रेस्ट डिसोसिएट्स, मतलब 50% डाइमराइज हो रहा है, 50% डिसोसिएट हो रहा है। वांट ऑफ फैक्टर ऑफ द एसिड निकालना है पूरी इक्वेशन के लिए। तो जब डाइमराइज हो रहा है तो डाइमराइज के लिए हम क्या लिख सकते हैं, हम डाइमराइज के लिए लिख सकते हैं क्या कि 2HA रिवर्सिबली गिव्स HA का होल ट्वाइस, और जब डिसोसिएट हो रहा है तो HA को डिसोसिएट करा दें किसमें, H प्लस और A माइनस में चलेगा। ठीक, t इक्वल टू 0 पे हमने कहा कि इसका 0.5 था, और ये t इक्वल टू 0 पे ये भी 0.5 था। ठीक, अब 50% डाइमराइज हो गया, डाइमराइज हो गया तो हमें पता था ये 3 इक्वल टू टी आते आते ये खत्म हो गया होगा, ये कितना बचा होगा 0.25, और ये भी खत्म हो गया, ये बच गया 0.5 और ये बन गया 0.5। सिंपल, क्योंकि डाइमराइज हुआ रिएक्शन आगे चल गया, डिसोसिएट हुआ रिएक्शन आगे हो गई, एच तो हो गया खत्म। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, टोटल कितना आ गया 0.25 प्लस 0.5 प्लस 0.5 यानी कि आ गया 1.25। अब हमें 125 इंटू 10⁻⁻² भी लिख सकते हैं, तो आंसर हम कितना लिख दें 125 लिख दें यहाँ पर। सिंपल सवाल, सवाल को तसल्ली से पढ़ना है, दैट्स इट, इतनी ही मेहनत तुमसे रिक्वायर्ड है। अगर इतनी मेहनत ढंग से कर ली तो काम आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या कर रहा है। अगला कह रहा है इफ 80 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 इज डिसॉल्व in deionized water to make 5 liter of solution, the concentration of copper sulfate solution is x into 10⁻³ moles per liter। कह रहा है द वैल्यू ऑफ x इज, तो सबसे पहले यार क्या करो, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 का मोलर मास निकाल लो, और हमें तो कंसंट्रेशन निकालना है, ये तो स्टोइचियोमेट्री का सवाल है, तो मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ, और कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 को कहते हैं क्या, कमेंट करके बताना भाई, अगर इसका कॉमन नेम बता दोगे तो चॉकलेट फ्री ऑनलाइन मिलेगी। ठीक, कितना आ गया 63.54 नहीं ले रहे हैं, ठीक है, इसे ले लेते हैं 32, ये हो गया 96 प्लस 5 इंटू 18, तो इसे जब पूरा सॉल्व कर दिया तो ये आ गया 249.54, अगर 54 ले लेना तो 54 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, हमें 80 ग्राम ऑफ कॉपर डिसॉल्व किया गया, हमें कंसंट्रेशन बताना है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी किसके बराबर हो गई, मोलैरिटी हो गई नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 80/249.54, और वॉल्यूम है 5 लीटर्स, तो ये हो गया 18, मतलब 16×6 = 80, तो ये हो गया 16/249.54। इसे डिवाइड कर देना यार, 0.06412 के लगभग आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 64.12 इंटू 10⁻⁻²। देखो कैलकुलेशन तो यार -3, कैलकुलेशन तो यार करके ही रखनी पड़ेगी, और कोई तरीका है नहीं, है ना, नहीं तो फिर बहुत सारी, केवल मैं गुणा भाग करूं ये मेरे को, मतलब आई डोंट थिंक इट इज रिक्वायर्ड कि मैं मल्टीप्लाई करके दिखाऊं। तुम ये बात समझते हो कि मल्टीप्लाई तो कर ही लिया जाएगा, और तुम्हें प्रैक्टिस करनी है अपने आप, क्यों, क्योंकि तुम्हें तो पेपर देने जाना है, मेरे को तो पेपर देने जाना है नहीं, तो मैं लिख के रख सकता हूँ इसको, कि या मल्टीप्लाई याद करके रख सकता हूँ, कुछ भी समझ लो तुम, है ना। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड। 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व इन 50 ml ऑफ वाटर, neglecting the change in volume, the concentration of the resulting solution is। ठीक है,
तो क्या हुआ, रिएक्शन लिख लेते हैं पहले कि Na2O की रिएक्शन वाटर से हुई और ट्वाइस NaOH बन गया। ठीक, इसके मोल्स कितने लिए, 20 ग्राम लिए, तो इसका 62 हो गया मोलर मास Na2O का। तो ये कितना बना होगा, ये बना होगा 20/62 इंटू 2। इसके इतने मोल्स बन गए होंगे, मोल्स ऑफ NaOH। अब क्या है, अब तो मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी फॉर्मूला क्या हो गया, मोलैरिटी किसके बराबर हो गई, मोलैरिटी हो गई नंबर ऑफ मोल्स यानी कि 40/62 डिवाइडेड बाई कितना वॉल्यूम लिया 500, तो 1000/500। तो ये आ गया 80/62। 80/62 को सॉल्व कर दिया 1.290 आ गया। ठीक, 1.290 को अगर 10⁻⁻1 के ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे 12.9 इंटू 10⁻⁻1। तो इसे लिखेंगे तो आंसर क्या लिखेंगे 13 लिखेंगे, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पे राउंड ऑफ करना है। तो आंसर हम कितना लिखेंगे 13 लिखेंगे। बात मेरी बिल्कुल अच्छे से समझ में आनी चाहिए हर किसी को, कोई ऐसा ना हो जिसे समझ में ना आए। देखो यार बिल्कुल, अब तुम बिल्कुल ही अगर नहीं पढ़ा यार, मैं फिर से कह रहा हूँ कि विदाउट मतलब शक करे हुए कंटेंट पे कि सफिशिएंट है या नहीं है, ईमानदारी से अगर तुम पढ़ ले गए तो बस काम हो जाएगा इतने में ही। ठीक है, ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, हौच पौच करने की ज़रूरत है नहीं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, 1.22 ग्राम्स ऑफ एन ऑर्गेनिक एसिड इज सेपरेटली डिसॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ बेंजीन एंड 100 grams of acetone. The acid is known to dimerize in benzene but remain as a monomer in acetone. The boiling point of the solution in acetone increased by this. The increase in boiling point of the solution in benzene is x into 10⁻⁻². The value of x is, ठीक है। तो हमें पता है क्या कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू होता है आई इंटू के बी इंटू एम। ठीक, तो अगर हम डेल्टा टी बी 1 ले लें तो विल बी इक्वल टू I1 इंटू के बी 1 इंटू एम हो जाएगा। ठीक, के बी 1 क्या, के बी 1 तो बेंजीन और अच्छा के बी 1 लेना पड़ेगा। ठीक, और मोलैरिटी हो जाएगी 1। डेल्टा टी बी 2 किसके बराबर हो जाएगा, I2 इंटू के बी 2 इंटू एम के बराबर हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि जो मोलैलिटी है वो मोलैलिटी कितनी है, कितने ग्राम लिया 1.22 ग्राम्स लिया है, और ऑर्गेनिक एसिड है, मोलर मास उसका हमें पता नहीं है, इंटू 1/100 है और इंटू 1000 है। तो मोलैलिटी तो सेम है दोनों के लिए, इज सेम फॉर बोथ। तो भैया क्या करो, इसे डिवाइड कर दो, इसे क्या करो डिवाइड कर दो। तो मोलैलिटी से मोलैलिटी कट गई तो क्या हो जाएगा m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम m1 और m1 को काट सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी 1 डेल्टा टी बी 1 अपॉन डेल्टा टी बी 2 इज इक्वल टू I1 के बी 1 अपॉन I2 के बी 2। ठीक, I1 के बी 1 अपॉन I2 के बी 2। अब कह रहा है, पहले में कह रहा है डाइमराइज हो जा रहा है, पहले में कैसा कह रहा है डाइमराइज हो जा रहा है, और हमें कह रहा है कि डेल्टा टी बी 1 निकालना है हमें, एसीटोन में नहीं, हमें निकालना है किसमें, बेंजीन में निकालना है। ठीक, तो ये डेल्टा टी बी 1 अपॉन डेल्टा टी बी 2 की वैल्यू कितना है, कितना बड़ा बॉइलिंग पॉइंट, कहाँ बड़ा था 0.17 है, तो ये हो गया 0.17 इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है 2 है इंटू के बी, आई की वैल्यू कितनी है पहले के लिए, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू कितनी है, टी बी 2 हमने बेंजीन को ले लिया है। अच्छा ठीक है, टी बी 2 हमने बेंजीन को लिया है, एसीटोन को लिया, एसीटोन को लिया। तो कह रहा है डाइमराइजेज इन बेंजीन बट रिमेन्स मोनोमर इन एसीटोन। ठीक, तो एसीटोन में मोनोमर रह रहा है, तो एसीटोन को हमने ले लिया कितना 1 इंटू 1.7 और 2.6 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि डाइमराइज हुआ तो आई की वैल्यू हाफ आ जाएगी। कैसे, देख लो आई की वैल्यू हाफ कैसे आएगी, यहाँ पे I1 की वैल्यू हाफ कैसे आ जाएगी ये देखना जरा। अगर 2a से a बन गया, a2 बन गया, तो ये 1 था 0 हो गया। ठीक, तो ये खत्म हो गया, ये कितना बचेगा 0.5 ही बचेगा, तो हाफ लिख देंगे। तो ये आ गया कितना 0.17 से ये तो आ गया 10 टाइम्स, तो ये आ गया 1.3 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 13 इंटू 10⁻⁻²। 13 इंटू 10⁻⁻² आ गया क्या, तो आंसर कितना लिख देंगे 13 लिख देंगे। आई की वैल्यू समझ में आई, 1/2 कैसे लिखी, आई की वैल्यू 1/2 यहाँ से लिखी। ठीक है,
बात समझ में आनी चाहिए पूरी तरह से, कोई इसमें दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक है। चलो मान लें सही चल रहा है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 6.3 ग्राम्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन 250 ml ऑफ वाटर इज इन मोल पर लीटर इज x इंटू 10⁻²। द वैल्यू ऑफ x इज, तो मोलैरिटी निकालनी है यार। तो मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड निकाल लेते पहले। मोलर मास ऑफ H2C2O4.2H2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा H2C2O4 हो गया 90 और ये हो गया कितना 36, तो ये आ गया 126। ठीक, तो मोल्स कितने आ गए, मोल्स आ गए 6.3/126। तो मोलैरिटी कितनी आ गई, तो मोलैरिटी कितनी आ गई भाई, मोलैरिटी आ गई कितनी, मोलैरिटी लिख देंगे क्या, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 6.3 डिवाइडेड बाई 126 और वॉल्यूम कितना लिया 250 ml इंटू 1000, तो ये हो गया 4 टाइम्स, यहाँ डेसिमल लगाया, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक, ये आ गया 20, तो ये आ गया कितना 0.2, यानी कि 20 इंटू 10⁻⁻²। तो 20 इंटू 10⁻²आ गया, तो आंसर कितना लिख दिया 20 लिख दिया। ठीक है, इससे आसान तो कुछ भी नहीं हो सकता है, तो सिंपल सी बात है ना। अगले सवाल पे आ जाता है। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन 0.1 मोलर एक्वा सोल्यूशन विल एग्जिबिट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन किसमें होगा, जिसमें आई की वैल्यू ज्यादा होगी। तो आई की वैल्यू ज्यादा भी, ये बात हम लोगों ने पहले क्वेश्चन या तीसरे क्वेश्चन में की थी। आई की वैल्यू, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है NH2NH2, तो इसके लिए आई की वैल्यू 1 है। ग्लाइसिन का फॉर्मूला NH2CH2, ये अमीनो एसिड है भाई, याद होना चाहिए सबको, तो इसके लिए भी आई की वैल्यू 1। ग्लूकोज C6H12O6, C6H12O6, तो इसके लिए भी क्या होगी, आई की वैल्यू 1 हो गई। और KHSO4 कैसे ब्रेक होगा, K प्लस और HSO4 माइनस में ब्रेक हो जाएगा, तो इसके लिए आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो लार्जेस्ट डिप्रेशन किस में आएगा, KHSO4 में ही आ जाएगा। ठीक है, जिसमें आई की वैल्यू ज्यादा उसमें डिप्रेशन ज्यादा आएगा। अगला देखते हैं। अगला क्या करा है कि 40 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज मिक्स विद 200 ml ऑफ वाटर, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज। अब इसमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो क्या करा है, तो डेल्टा TF लिख दे, डेल्टा TF। अब हमें पास है क्या, ग्लूकोज है, ग्लूकोज के लिए आई की वैल्यू 1 होती है, लेकिन हम फिर भी KF इंटू एम लिख देते हैं। तो डेल्टा TF की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू आई की वैल्यू 1 हो गई, KF की वैल्यू 1.86 हो गई, और 40 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज है इन 180 ml, 180 इसका मोलर मास हो गया, वो भी गिवन है कितने भले लोग हैं, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 200। ठीक, ठीक है, क्योंकि हमने डेंसिटी को मान, अच्छा डेंसिटी भी गिवन है 1, कितने भले लोग हैं, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये 20 से ये कट गया 5 टाइम्स, ये आ गया, तो ये आ गया 1.86 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 18। ठीक, तो ये आ गया 2.066 डेल्टा TF की वैल्यू। ठीक, तो डेल्टा TF किसके बराबर होता है, डेल्टा TF होता है किसके बराबर, TF माइनस TF0, TF0 माइनस TF इज इक्वल टू आ गया 0.066। तो TF0 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, TF0 की वैल्यू हमें दे रखी है 273.15, माइनस TF इज इक्वल टू हो गया 2.066। तो माइनस TF की वैल्यू आ गई माइनस का 271.08। ठीक, तो TF की वैल्यू आ गई 271.08 केल्विन। आंसर किस में लिखना है, केल्विन में लिखना, नियरेस्ट इंटीजर में, तो 271 लिख देंगे आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, आसानी से सवाल हो पा रहा। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कह रहा है हमसे कि 83 ग्राम्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल इज डिसॉल्व इन 625 ग्राम्स ऑफ वाटर, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ये सेम सवाल आ गया फिर से, इसे हम लोग लिख लेते हैं, बस सॉल्व करना है। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू एथिलीन ग्लाइकॉल के लिए भी I1 हो जाएगा, KF इंटू एम लिख देंगे। I1 हो गया, KF की वैल्यू 1.86 है वाटर के लिए एज यूजुअल। 83 एथिलीन एथिलीन ग्लाइकॉल का मोलर मास कितना है, मोलर मोलर मास, फ्रीजिंग पॉइंट, मोलर मास हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो यार C2H6 एथिलीन ग्लाइकॉल क्या होता है, CH2OH 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 और CH2OH, तो CH2OH CH2OH निकालना जरा। कार्बन का हो गया कितना, ऑक्सीजन हो गया 32, कार्बन हो गया 24 और ये हो गया 36, सही है। तो ये हो गया 30 और 30 32 62 हो गया, तो 62 हो गया डिवाइडेड बाय 625 इंटू
1000। जब हमें कुछ नहीं दिया तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो मोलैरिटी और मोलैलिटी सेम होंगी, तो इसलिए हम इसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया? अच्छा, इसमें तो ग्राम ही दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो ये हो गया कितना, इसे जरा मल्टीप्लाई कर दो यार बस। अब तो ये हो गया 154,380 डिवाइडेड बाई 62 इंटू 625 विच टर्न्स आउट टू बी 3.984। ठीक, तो ये फिर से किसके बराबर हो गया? टी एफ नॉट माइनस टी एफ इज इक्वल्स टू 3.984। तो यहाँ से टी एफ की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगी 269.01 केल्विन। तो आंसर जो हमारा इस बार मार्क होगा वो 269 केल्विन मार्क होगा। ठीक है, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आनी चाहिए आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ठीक, अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कह रहा है ऑफ द फॉलोइंग फोर एक्वा सॉल्यूशन टोटल नंबर ऑफ दो सॉल्यूशन हुज फ्रीजिंग पॉइंट इज लोअर देन दैट ऑफ 0.1 मोलर एथेनॉल। एथेनॉल के लिए आई की वैल्यू कितनी है? 1 है। इसके लिए आई की वैल्यू 5 है। इसके लिए आई की वैल्यू 3 है। इसके लिए आई की वैल्यू 4 है और इसके लिए आई की वैल्यू 2 है। सबको डिसोसिएट करके लिख लोगे। मैं ऐसा मान लूँ कि जैसे Li3PO4 कैसे लिखोगे? 3Li प्लस प्लस PO4 3 माइनस, तो इसके लिए आई की वैल्यू 4 आ जाएगी। Ba3PO4 होल्टा इसको कैसे लिखेंगे? 3Ba2 प्लस प्लस 2PO4 3 माइनस। ठीक है, सबको डिसोसिएट करके लिखना है, नंबर ऑफ आइंस काउंट हो जाएंगे। तो किस में आ जाएगी? चारों में आ जाएगी। तो आंसर इसका कितना लिख देंगे? 4 लिख देंगे, सब में ही है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन 9.45 grams of chloroacetic acid is added to 500 ml of water, its freezing point drop by 0.5%, the dissociation constant of acid is the value of x is। अब देखो, जब हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, जब हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें फाइंड आउट करना है के। अब के फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए होगी वैल्यू पहले अल्फा की। के फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? अल्फा। अल्फा के लिए हमें चाहिए होगा आई। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? हम आई फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो आई कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखने भाई। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के बी के एफ इंटू एम। तो आई की वैल्यू हो गई कितनी? आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 0.5 हो गया, ये 1.86 हो गया और इसका आ गया 9.45। और इसका मोलर मास जरा निकालो। क्लोरीन का 35.5 और सी का हो गया 32/24। 35/24 कितना हो गया? 35 और 24 हो गए 59। 59 और 32, 59 और 32 हो गए कितने? 261 और 91, 91 और 3 94। तो जो हो गया 1494.5। ठीक, इंटू 500 ml में ऐड किया तो 500 इंटू 1000 कर दिया। अब ये नंबर तो बढ़िया आ गया यार, ये तो 10 टाइम्स ही आ गया सीधे सीधे। तो सारे जीरो कट गए। ठीक, तो ये आ गया आई की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 2.5 अपॉन 1.86, यानी कि 1.34। ठीक, ये आई की वैल्यू आ गई। अब आई निकल आई तो हमें अल्फा निकालना है। तो हमने क्या लिखा? CH3COH को डिसोसिएट करा लेते हैं। CH3COH को डिसोसिएट कराते हैं तो क्या लिखेंगे? CH3CO माइनस और H प्लस। टी इक्वल्स टू जीरो पे इसका कॉन्सेंट्रेशन ने मान लिया सी था, ये 0 0 था। टी इक्वल्स टू टी पे ये कितना था? सी माइनस सी अल्फा, तो ये सी अल्फा और ये भी सी अल्फा था। ठीक, तो आई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? सी प्लस सी अल्फा अपॉन सी, यानी कि 1 प्लस अल्फा के बराबर। तो आई की वैल्यू हो गई 1.34 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 34.34, यानी 34% डिसोसिएट हुआ। अब के की वैल्यू क्या लिखेंगे? यहाँ से के कैसे लिखेंगे? के क्या होता है? देखो, सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाई सी 1 माइनस अल्फा। इससे कैंसिल हो गया। 34% को नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते, तो ये हो गया सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सी की वैल्यू कितनी है? कॉन्सेंट्रेशन जरा देखना भाई, कॉन्सेंट्रेशन हमें कितना पता है? कॉन्सेंट्रेशन 0.2 है क्या? कॉन्सेंट्रेशन, हाँ कॉन्सेंट्रेशन तो 0.2 ही आया था। सही है, कॉन्सेंट्रेशन भी निकाला था ना हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे। ये नंबर कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है ना, तो ये 0.2 है। ये कितना है? 0.2 है। ठीक, तो ये हो गया 0.2 इंटू एल्फा की वैल्यू हो गई 0.34, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.34। इसे सॉल्व कर दोगे तो के की वैल्यू आ जाएगी 0.03503। तो इसे हम लिख देंगे क्या? 35 इंटू 10⁻³ तो आंसर इसका 35 लिखेंगे। ठीक है, दोनों केमिकल मतलब लिक्विड सोल्यूशन और आयनिक इक्विलिब्रियम मिला के कर दिया इस सवाल को, तो इसे इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं, बेहतरीन सवाल है। ठीक है,
अच्छा सवाल है डिस्कस करने के लिए। तो आगे बढ़ जाते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि C6H6 यानी बेंजीन freezes at 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर एट विच अ solution of 10 ग्राम ऑफ C4H10 in 200 grams of benzene freezes is। अब हमें डिग्री सेंटीग्रेड में बताना, तो डेल्टा टी एफ निकाल लेते हैं पहले। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू के एफ इंटू एम। आई की वैल्यू 1 है, के एफ की वैल्यू दी है 5.12 और मोलैलिटी दी है कितना 10 ग्राम्स ऑफ C4H10 है। C4H10 का मोलर मास हो गया क्या 12 चौक 48 और 58 इंटू 200 ग्राम दिया है तो 1000/200 कर दिया, तो ये 5 हो गया। तो ये डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई, वो आ गई 4.413। तो टी एफ नॉट माइनस टी एफ की वैल्यू आ गई 4.413। टी एफ की वैल्यू हमें दे रखी है, बस यहाँ पे गलती ये मत करना कि वाटर का रख दो। 5.5 माइनस टी एफ इज इक्वल टू 4.413। तो ये आ जाएगा कितना, टी एफ की वैल्यू आ जाएगी 1.086। तो 1.086 को राउंड ऑफ करोगे तो ये आ जाएगा 1 डिग्री। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगले सवाल पे चले, चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। कह रहा 1 मोलर aqueous solution of an electrolyte A2B3 is 60% ionized. The boiling point of the solution at 1 atm is। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें ये 60% आयनाइज दिया है तो हमें आई निकालना पड़ेगा। तो पहले आई निकालेंगे, फिर डेल्टा के वी टी बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो आई कैसे निकालेंगे, A2B3 है, ये कैसे टूटा होगा, ट्वाइस ए प्लस A3 प्लस और B3B2 माइनस में टूटा होगा। ठीक, तो ये क्या है, टी इक्वल टू जीरो पे से 1 ले लें, ये 0 0 हो जाएगा। टी इक्वल टू टी पे ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.6, तो ये कितना बनेगा 1.2 और ये 1.8 बन जाएगा। बन जाएगा 0.6 टूटा ना, 60% आयनाइज हुआ। तो ये कितना बचा, आई की वैल्यू कितनी आ गई, आ गई 0.4 प्लस 1.2 प्लस 1.8। तो ये आ गई कितनी 22 और 3.4। आई की वैल्यू 3.4 आ गई, तो डेल्टा टी बी किसके बराबर आ गया, डेल्टा टी बी आ गया किसके, आई इंटू के बी इंटू एम। आई की वैल्यू हो गई 3.4, के बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, के बी की वैल्यू दे रखी है 0.52 और मोलैलिटी हमें पता है, मोलैलिटी कितनी दे रखी है 1 मोलल दे रखा है। तो बस अब इसका मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई, आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ गया 1.768। आंसर 1.768 आ गया। अब हमें टीबी निकालना है, तो टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू 1.768। तो टीबी की वैल्यू आ गई 273, सॉरी बी है तो ये हो गया 373.15 प्लस 1.768। इन दोनों को ऐड कर दो तो 374.918 आ जाएगा। तो जब इसे हम राउंड ऑफ करेंगे तो 375 लिख देंगे। ठीक है, राउंड ऑफ करेंगे तो 375 लिख देंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ अ कंपाउंड ए बी डिसोसिएट टू एन एक्सटेंट ऑफ 75% इन एक्वा सॉल्यूशन, द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच शोज अ 2.5 डिग्री राइज इन अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज। मोलैलिटी हमें निकालनी है, तो हमें इसमें भी पहले आई का निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें अल्फा गिवन है। ये क्या गिवन है, हमें अल्फा गिवन है। तो ए बी था, ए बी को डिसोसिएट कर दिया भाई। ए बी को डिसोसिएट करो, कैसे करोगे, ए बी को डिसोसिएट करो क्या आ जाएगा, ए प्लस और बी माइनस आ जाएगा। टी इक्वल्स टू जीरो पे ये 1 था, ये 0 था, ये 0 था। ठीक, टी इक्वल्स टू टी पे मैं बिना देखे लिखूंगा तो यार थोड़ा गंदा गंदा लिख दूंगा। तो 0.75 और 0.75। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, आई की वैल्यू आ गई 0.25 प्लस 0.75 प्लस 0.75 यानी कि 1.75 आ गई। आई की वैल्यू 1.75 आ गई। तो डेल्टा टी बी किसके बराबर हो गया, आई इंटू के बी इंटू एम। हमें मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। आई की इसकी वैल्यू कितनी है 2.5 इज इक्वल टू 1.75 इंटू 0.52 इंटू मोलैलिटी। तो मोलैलिटी की वैल्यू आ गई 2.5 इन डिवाइडेड बाई 1.75 इंटू 0.52। तो ये आ गई कितनी, ये आ गई, अगर इसे सॉल्व कर दें तो ये ऐसे काट देते हैं, यहाँ से एक ज़ीरो बढ़ा दें, एक डेसिमल हटा दें यहाँ से, तो ये 25 एक कम 25, अच्छा एक ज़ीरो बढ़ा दें तो 25 नहीं 50 और 25 सत्ते आ जाएगा। ये तो आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 3.64 यानी आ जाएगा 2.74 और 2.74 का जब आंसर लिखेंगे तो 3 मोल लिख देंगे।
कैलकुलेशन वाले सवाल आए गंदे, बेहद गंदे, है ना? लंबे-लंबे कैलकुलेशन वाले सवाल जिन्हें हम लोगों को मेहनत करके लगाना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो वे आउट। ठीक। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है 224 ml of SO2 at 298 Kelvin and when atmospheric pressure pass through a 100 ml of 0.1 molar NaOH solution. The non-volatile solute produced is dissolved in 36 grams of water. The lowering of vapor pressure of the solution is assuming the solution to be ideal. ठीक है। तो हमें इसके मोल्स कितने दिए हुए हैं? SO2 के मोल्स हमें दिए हैं 0.01। ठीक। 0.01 मोल्स ऑफ SO2 हमें गिवन है, बिना कहे ये दे दिए, है ना? तो NaOH की रिएक्शन SO2 से करा लेते हैं। NaOH की रिएक्शन SO2 से कराएंगे तो क्या बनेगा? NaOH SO3 बनेगा। ये 0.01 है और NaOH में डाला है इसे, तो 0.01 है, तो यही लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, तो ये 0.01 मोल ही बन पाएगा। ठीक। अब जब NaHSO3 डिसोसिएट करेगा तो पानी में, तो कैसे डिसोसिएट करेगा? HSO3 माइनस और Na प्लस में। तो ये 0.01 बनेगा, ये भी 0.01 बनेगा, तो आई की वैल्यू जो आ जाएगी वो 0.02 आ जाएगी। ठीक, मतलब आई की वैल्यू 2 आ जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन ऐसा लिखना, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आई की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब आई की वैल्यू 2 आ गई, बाकी हमें पता है क्या? हमें लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालना, तो हम क्या करें कि पी नॉट ऑफ वाटर माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ऑफ वाटर इज इक्वल टू आई इंटू एन ऑफ NaHSO4 NaHSO3 डिवाइडेड बाई एन ऑफ वाटर। ठीक। अब कितना लिया है? 36 ग्राम ऑफ वाटर लिया है, तो ये हो गया कितना है? इसकी वैल्यू दे रखी है 24 mm ऑफ मरकरी। 24 mm ऑफ मरकरी। और हमें क्या निकालनी है? हमें निकालनी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ही निकालनी है। हमें लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अगर निकालनी है तो हम इस नंबर को ना छेड़ें, ऐसे ही रहने दें। पी नॉट ऑफ वाटर माइनस पी एस विल बी इक्वल टू 2। ये हो गया एन की वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.01। वाटर के मोल्स आ गए 2 इंटू पी नॉट की वैल्यू आ गई 24। 2 से 2 गया कैंसिल, 2 से 2 गया कैंसिल, तो ये आ गया कितना? 0.24 mm ऑफ मरकरी आ गया। 0.24 mm ऑफ मरकरी को हम चाहें तो लिख सकते हैं 24 इंटू 10⁻⁻² mm ऑफ मरकरी, ऑफ मरकरी। और इस तरह से सवाल खत्म हो गया। आंसर हम कितना लिख देंगे? 24 लिख देंगे। सवाल को हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले NaOH को SO2 से रिएक्शन कराई। और लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता लगा? क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन की बात हो रही है, तो SO2 को जब वाटर में पास किया गया होगा तो कम किया गया, और इसके मोल्स हमें पता है। इसके मिलीमोल्स कितने आ गए? इसके मिलीमोल्स आ गए 10 मिलीमोल्स आ गए। 10 मिलीमोल्स का मतलब क्या हो गया? 0.01 मोल्स इसके भी हैं। तो दोनों के 1:1 की स्टोइचियोमेट्री है, तो उसे LR लिख दो या फिर मत भी लिखो, तो ये पूरा ही पूरा खत्म हो जाएगा। ऐसा लिख लो, ये पूरा ही पूरा खत्म हो गया। ठीक, LR लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन 12.2 grams of benzoic acid is dissolved in 100 grams of water, the freezing point of the solution is found to be minus 0.93 degree centigrade. The number of benzoic acid molecule associated हमसे पूछ रहा, तो बेसिकली हमसे आई की वैल्यू पूछ रहा है। हमसे आई की वैल्यू पूछ रहा है। आई की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमें लिखा है क्या? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट हमें दे रखा, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम लगा देंगे। इसकी वैल्यू दी है 0.93 इज इक्वल टू आई हमें फाइंड आउट करना है। ये हो गया 1.86 इंटू मोलैलिटी हो गई 122.2 डिवाइडेड बाई 122 इंटू 100 ग्राम्स ऑफ वाटर इंटू 1000 लिख दिया। तो ये तो सब कैंसिल हो गए पूरे पूरे। ठीक। तो आई की वैल्यू जो आ गई, वो आई की वैल्यू आ गई 1/2 यानी कि 50.5। तो ये क्या हो रहा है? 2b से किस में बन रहा है? b2 में जा रहा है। t इक्वल टू 0 पे ये बनता है 0 था, t इक्वल टू टी पे ये सारा का सारा खत्म हो गया, और ये 100% हो रहा है, ये 0.5 बन गया। ठीक। तो हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ बेंजोइक एसिड मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड, तो कितने हुए? 2 एसोसिएट हुए। क्यों? क्योंकि ये डाइमराइज होने से ही आई की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है? हाफ आ रही है। हमने पहले ही मान लिया कि डाइमराइज ही हो रहा होगा, सबसे पहले हिट एंड ट्रायल करके देखा तो डाइमराइज ही मान लिया। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला कह रहा है AB2 is 10% dissociated in water to A2 plus and B minus. The boiling point of 10 molar solution aqua solution of AB2 is
सिंपल सवाल है यार, ये अब फिर से रिपीट जैसे ही होने लगे कि ए बी टू को डिसोसिएट करेंगे तो क्या होगा, ए टू प्लस और टू बी माइनस में बन जाएगा। ठीक, ये तो पता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाया होगा। टी इक्वल्स टू जीरो पे ये वन था, ये जीरो जीरो था। टी इक्वल्स टू टी पे ये क्या हो जाएगा, वन माइनस अल्फा, ये अल्फा और ये टू अल्फा, तो आई की वैल्यू आ जाएगी वन प्लस अल्फा माइनस अल्फा प्लस टू अल्फा, यानी कि वन प्लस टू अल्फा के बराबर। और अल्फा की वैल्यू दी है 0.1, 10% दिया हुआ है ना, तो ये हो गया वन प्लस 0.2 यानी कि 1.2। ये हो गया 1.2। अब हमसे क्या निकालना है, हमें डेल्टा टी भी फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा टी भी किसके बराबर हो गया, डेल्टा टी भी इज इक्वल टू हो गया आई इंटू के एफ इंटू आई इंटू के एफ के नहीं के बी इंटू के एफ की आदत पड़ गई हम लोगों को, वो नहीं डालनी है, इंटू एम। तो आई की वैल्यू होगी 1.2, के बी की वैल्यू होगी कितनी 0.5, इंटू मोलैलिटी कितनी हो गई, मोलैलिटी दे रखी है 10 मोलल है, तो ये आ गया 6। तो जो टी बी की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 106 डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक, सिंपल। ठीक है, आसानी से लग रहा है सवाल, धीरे धीरे करके लगाते जा रहे हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल, अब तो स्पीड यार ठीक आ गई, अब तो मैं तेज नहीं कर रहा हूँ, रश आउट तो नहीं कर रहा हूँ, आराम से लगा रहा हूँ सवालों को, लगाओ आराम से। क्या कर रहा है, एट 363 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ ए इज 1121 किलो पास्कल एंड दैट ऑफ बी इज 18 किलो पास्कल। ठीक है, 1 मोल ऑफ ए एंड 2 मोल्स ऑफ बी आर मिक्स्ड अज्यूमिंग दैट द सॉल्यूशन टू बी आइडियल द वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। इससे सरल सवाल हो ही नहीं सकता, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये। तो हमसे क्या कर रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ जाएगा 1/3 और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ जाएगा 2/3। तो पी टोटल निकालना है, एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी वी नॉट कर दो, बस हो गया काम खत्म। तो ये हो गया 1/2 इंटू 21 प्लस 1/3 इंटू 2/3 इंटू 18। तो ये कितना आ गया, सॉरी 1/3 आएगा ना ये, और ये 7 आ गया, तो ये कितना आ गया 19। तो 19 किलो पास्कल आंसर लिख दिया, काम खत्म। सिंपल इज दैट ना। अगला देखते हैं, अगला क्या कर रहा है, द ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर एक्सर्ट अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 20 किलो पास्कल। ठीक है, इन वाटर वेपर above the water the molar solubility of the oxygen in water is। तो हमें हेनरीज लॉ यूज करना है, तो हम लिख लें क्या, प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, मोलैलिटी लिख लें। ठीक है, मोलैलिटी लिख लो, एक्स लिख लो, एक ही बात है। तो ये कितना आ जाएगा 20 किलो पास्कल है, और ये हो गया 8 इंटू 10⁻⁴ इंटू मोलैलिटी। तो मोलैलिटी आ गई कितना, किलो पास्कल है, तो इंटू 10⁻³ और लिख दिया। तो ये सब कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2/8 यानी कि कितना आ गया 1/4 यानी कि 0.25 मोल्स पर लीटर। ठीक, डाइल्यूट सॉल्यूशन की मोलैलिटी डायरेक्टली लिखी जा सकती है किसके बराबर, मोल फ्रैक्शन के बराबर। ठीक, सही है। तो ये कितना आ गया 25 इंटू 10⁻⁻⁻5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये आगे सीधे ही आंसर लिख दिया 25। ठीक, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि 1 मोल ऑफ K4 efficiency solution has a degree of dissociation of 0.4, its boiling point is equal to the another solution which contains 18.1 weight percent of a non-volatile solute A, the molar mass of A is। तो फिर इसे क्या करते हैं, एक एक करके लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले K4 efficiency को हम कंपेयर कर लेंगे किससे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से। तो K4 efficiency के लिए लिखना शुरू करते हैं कि K4 efficiency के लिए क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 4K प्लस एफिशिएंसिक्स -4। ठीक, टी इक्वल्स टू 0 पे ये हो गया 1, ये हो गया 0 0। टी इक्वल्स टू टी पे ये हो गया 0.6, तो ये हो गया कितना 1.6 और ये हो गया 0.4, 40% दिया हुआ था। तो आई की वैल्यू जो आ गई इसकी आ गई 1.6 प्लस 0.4 प्लस 0.6 यानी कि 2.6। आई की वैल्यू आ गई 2.6। तो आई इंटू के बी इंटू एम इज इक्वल टू के बी इंटू एम। उसके लिए आई की वैल्यू कितनी है 1 है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो के बी से के बी हो गया कैंसिल, तो इसका हो गया 2.6 इज इक्वल्स टू, अब इसका तो 1 मोलर दिया था, एम की वैल्यू कितनी दी है, M2 लिख लेते हैं, एम की वैल्यू कितनी दी है 1। तो इसे हो गया M2 की लिख दें, मोलर मास कितना है, ग्राम वेट कितना लिया 18.1
डिवाइड बाई मोलर मास, और वॉल्यूम कितना लिया है, वॉल्यूम कितना लिया है, वॉल्यूम कितना लिया है, वॉल्यूम अच्छा वेट परसेंट लिया, तो इसका मास हो गया कितना 81.9 इंटू 1000। वेट परसेंट लिया ना 18.1 वेट परसेंट लिया, तो ग्राम अपॉन लिख लिए। इससे उड़ा दिया डेसिमल, तो एम की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 81 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 2.6 इंटू 81.9। इससे आंसर सॉल्व करोगे तो 85 आ जाएगा। तो आंसर हम क्या लिख देंगे, 85 लिख देंगे। ठीक, केवल कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है 2 मोलर सोल्यूशन ऑफ ए वीक एसिड HA हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 3.885 डिग्री सेंटीग्रेड। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द एसिड इज दिस, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें आई फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा टी क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम लगा दें। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू दे 3.885 इज इक्वल टू आई की वैल्यू निकालनी है, के एफ की वैल्यू दी है 1.85 इंटू मोलैलिटी दी है 2। तो आई की वैल्यू आ गई 3.885 डिवाइडेड बाई 3.70। ठीक, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है, तो एच ए को ब्रेक किया किसमें, एच प्लस और इंटू ए माइनस में। तो ये हो गया 100, टी इक्वल टू टी पे कैसे लिखा, 1 माइनस अल्फा, अल्फा और अल्फा, तो 1 प्लस आई इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस अल्फा विच इज इक्वल टू 3.885 डिवाइडेड बाई 3.70। तो अल्फा की वैल्यू आ गई कितनी, यहाँ से अल्फा की वैल्यू सॉल्व कर देंगे, तो इसे जरा माइनस कर दें, 3.885 माइनस 3.70 डिवाइडेड बाई 3.70। तो ये आ जाएगा, ऐसा करने से वो फ़ायदा क्या हो रहा है, मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ, 0.185 इंटू 3.70 आ गया, आ गया। माइनस करने से देखो सही आ रहा है ना, 3.70, तो इससे हटा दिया, ये आ गया 1/2। ठीक, ठीक है, और एक ज़ीरो और लगा दिया। ठीक, तो ये कितना लिख दें, इसे लिख दें क्या, 50 इंटू 10⁻³ -3, 0.5 को लिख सकते हैं, तो आंसर कितना लिख देंगे, 50 लिख देंगे। कैलकुलेशन करते जाना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक, बस लिखते जाओ, सवाल अपने आप लगता जा रहा है और कुछ नहीं करना है। शायद तुम लोगों को कम देखना पड़ा, मतलब कमेंट करके बताना कि सवाल लग पा रहा है या नहीं लग पा रहा है, आसानी से, है ना। नहीं लग पा रहा है तो यू नीड द क्रैश कोर्स एक्चुअली। ठीक, अगला देखते हैं, अ सोल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट इज डायमराइजेस इन वाटर। ठीक है, डायमराइज बता दिया है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए इज दिस, द परसेंटेज एसोसिएशन। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी बी सॉरी, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू लिख देंगे आई इंटू के बी इंटू एम। ये हो गया 0.52 इज इक्वल टू हो गया, आई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, के बी की वैल्यू दी है 0.52 इंटू एम की वैल्यू में दी है 2, तो आई की वैल्यू आ गई 1/2। आई की वैल्यू 1/2 आ गई, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, हमें ये फाइंड आउट करनी है, तो 2a को हमने क्या लिख दिया, a2 में। टी इक्वल टू 0 पे ये 1 था, ये 0 था, टी इक्वल टू टी पे ये 1 माइनस अल्फा हुआ, तो ये अल्फा/2 हो गया। तो आई की वैल्यू आ गई 1 माइनस अल्फा/2, तो और ये आ गई कितनी, 1/2। तो 1 माइनस अल्फा/2, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 1। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आ गया, परसेंटेज लिखना है तो 100% लिख देंगे। ठीक, परसेंटेज लिखना है तो 100% लिख देंगे। तो 28 क्वेश्चन थे और हम लोगों ने सारे डिस्कस कर लिए। तो इस तरह से लिक्विड सोल्यूशन भी खत्म होता है यहाँ पे। ठीक, अगली क्लास में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। प्लीज़ यार थोड़ा चैनल को ग्रो कराने में मदद करो, और जिन लोगों को भी टेस्ट सीरीज लेनी है, या टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, क्रैश कोर्स अभी लेना है वो ले लो, टेस्ट सीरीज भी आने वाली है। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।